नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ हैं और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी है तो मुमकिन है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। गृह मंत्री अमित शाह ने दिखाए सख्त तेवर, बोले भारत अपनी सीमाओं पर किसी भी तरह का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं करेगा। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि मौजूदा सीमा विवाद को लेकर चीन के साथ कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर बातचीत चल रही है तथा उन्हें उम्मीद है कि इस मुद्दे को सुलझा लिया जाएगा। इसके साथ ही पाकिस्तान को स्पष्ट चेतावनी में शाह ने कहा कि भारत अपनी सीमाओं पर किसी भी उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं करेगा और ऐसे कदमों का उचित जवाब दिया जाएगा। उन्होंने रिपब्लिक भारत टीवी के साथ एक साक्षात्कार में कहा, अभी कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर संवाद चल रहे हैं और मुझे विश्वास है कि यह मुद्दा हल हो जाएगा। शाह लद्दाख और कुछ अन्य क्षेत्रों में चीन के साथ सीमा विवाद तथा दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़पों के वीडियो और तस्वीरों के बारे में पूछे गए एक सवाल का जवाब दे रहे थे। गृह मंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को कमजोर नहीं होने देगी और देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए सभी कदम उठाएगी। इस संबंध में किसी को भी कोई संदेह नहीं होना चाहिए। सीमा पर पाकिस्तान की हरकतों के बारे में पूछे जाने पर शाह ने कहा कि भारत ने कभी भी विस्तारवादी नीति नहीं अपनाई है, लेकिन वह अपनी सीमाओं पर किसी भी उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं करेगा। शाह ने कहा, अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। यह हमारा कर्तव्य और जिम्मेदारी है। कोविड-19 के खिलाफ चल रही लड़ाई का उल्लेख करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार इस महामारी के प्रकोप का मुकाबला करने में सफल रही है। उन्होंने कहा, यह पता नहीं है कि टीके और दवा कब तक आएगी, लोग कब तक अपने घरों में रहेंगे। मैं कह सकता हूं कि भारत और नरेंद्र मोदी की कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई अब तक सफल रही है। शाह ने कहा कि पूरा देश एक साथ और एक दिमाग से लड़ रहा है, इसीलिए कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई सफल रही है। उन्होंने कहा, जहां तक अनलॉक 1 की बात है, राज्य, जिले, पंचायत, आशा कार्यकर्ता तैयार हैं। कोविड से लड़ने के लिए एक सेना तैयार है। गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री और वह खुद इस बात से दुखी थे कि कुछ प्रवासी मजदूरों को पैदल घर जाना पड़ा, जबकि उनके परिवहन के लिए व्यवस्था की जा रही थी। उन्होंने कहा, हो सकता है यह गलत संचार या जागरूकता की कमी के कारण हुआ, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि रेलवे द्वारा लगभग 4000 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई गईं, जिनसे यात्रा कर 50 लाख से अधिक लोग अपने अपने घरों तक पहुंच चुके हैं। इसके अलावा करीब 40 लाख लोगों ने अपने गंतव्यों तक पहुंचने के लिए बसों का उपयोग किया। शाह ने कहा, मैं रेलवे को बधाई देना चाहता हूं कि रूट ड्राइवर नहीं होने के बावजूद वे इतनी सारी श्रमिक ट्रेनें चलाने में कामयाब रहे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना किए जाने के बारे में पूछे जाने पर शाह ने कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई हो या चक्रवात से निपटना, पश्चिम बंगाल में चीजें सही आकार में नहीं थी। उन्होंने कहा, एक बात निश्चित है कि आने वाले दिनों में भाजपा पश्चिम बंगाल में सरकार बनाएगी। बंगाल के लोग बदलाव की प्रतीक्षा कर रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन के खतरे के खिलाफ भारत सहित कई सहयोगी देशों से हाथ मिला सकता है अमेरिका। जी हां दोस्तों, अमेरिकी विदेश मंत्री माइकल पोम्पियो ने रविवार को कहा कि चीनी सैन्य क्षमताओं के खतरे को देखते हुए अमेरिका भारत समेत दुनिया भर के कई देशों के साथ हाथ मिला सकता है। उन्होंने कहा, चीन सेना ने जो उन्नति की है वो सच है। महासचिव शी अपनी सैन्य क्षमताएं बढ़ा रहे हैं। हमारा रक्षा विभाग इस खतरे को समझने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है और मुझे विश्वास है कि राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व में हमारा रक्षा विभाग, हमारी सेना, हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा संस्थान इतने सक्षम हैं कि हम अमेरिकी लोगों की रक्षा कर सकते हैं। वास्तव में हम विश्व भर के अपने सहयोगी देशों भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, जापान, ब्राजील, यूरोप के साथ अच्छी सहभागिता निभा सकते हैं। हम अच्छे साझेदार हो सकते हैं और इससे यह भी पक्का करेंगे कि पश्चिमी देशों में आज़ादी का जो अमेरिकी मॉडल है वो इन देशों में भी हो। चीन भारत के लिए खतरे पैदा कर रहा है। भारत और चीन के बीच हालिया सीमा विवाद पर एक सवाल का जवाब देते हुए पोम्पियो ने कहा, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी मार्च से ही ये सब कर रही है। वो लंबे समय से इसके लिए प्रयास कर रहे थे। वे निश्चित रूप से वहाँ कुछ करेंगे जिससे उनका फायदा हो, लेकिन वहाँ जिन भी समस्याओं को आपने देखा है वो सिर्फ धमकियां हैं जिसे वो लंबे समय से दे रहे हैं। पहली बार चीन को जवाब दिया
पोम्पियो ने कहा, पहली बार हमारे पास एक ऐसा प्रशासन है जो वास्तव में प्रतिक्रिया देने और ये कहने के लिए तैयार है कि ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इस सरकार ने कुछ जरूरी कदम उठाए हैं जिससे यह पता चलता है कि हमारी सरकार चीन से अमेरिकी लोगों को बचाने के लिए कितनी गंभीर है। चीन के खिलाफ अमेरिकी संसद में 60 बिल लंबित चीन के खिलाफ अमेरिकी संसद में 60 बिल लंबित हैं, जिस पर पोम्पियो ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता कि उन 60 में से कौन राष्ट्रपति तक पहुंचेगा। मुझे कांग्रेस के लोगों पर भरोसा है। 60 बिलों पर आपकी बात महत्वपूर्ण है। इनमें से कई बिल द्विदलीय बिल है। पिछले हफ्ते चीन में उइगर मुसलमानों से संबंधित एक बिल लाया गया था। मैं चाहता हूं कि कांग्रेस के सदस्य इस मुद्दे के बारे में अध्ययन जारी रखें, इस प्रशासन की मदद करने के लिए काम करें जिससे सरकार अमेरिकी लोगों को सुरक्षित रखने के लिए चीन के प्रयासों को रोक सके। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जासूसी करते पकड़े गए पाक उच्चायोग के 2 अफसर, बौखलाया पाकिस्तान। जी हां दोस्तों, बता दें कि पाकिस्तानी उच्चायोग के 2 अफसरों को जासूसी के आरोप में पकड़ा गया है। भारत ने दोनों को पर्सोना नॉन ग्रेटा घोषित किया है। दोनों को सोमवार तक भारत छोड़ने के लिए कहा गया है। इस बाबत पाकिस्तान के उप राजदूत को एक आपत्ति पत्र भी जारी किया गया है, जिसमें यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि पाक के राजनयिक मिशन का कोई भी सदस्य भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त ना हो और अपनी स्थिति से असंगत व्यवहार ना करें। पीओके वापस लेने पर बोले राजनाथ, किसी संभावना को नकारा नहीं जा सकता। दिल्ली के करोल बाग से रंगे हाथ पकड़े गए आबिद हुसैन और ताहिर हुसैन उच्चायोग के वीजा सेक्शन में काम करते हैं। विदेश मंत्रालय का कहना है कि भारतीय कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने दोनों को पकड़ा था। इन दोनों अफसरों पर महीनों से एजेंसी की नजर थी। बताया जा रहा है कि ये दोनों आर्मी पर्सनल को टारगेट करते थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम नरेंद्र मोदी बोले, कोरोना के बाद देश के साथ दुनिया बदल जाएगी। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वायरस इस समय तेजी से पैर पसार रहा है। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के बेंगलुरु में राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के सिल्वर जुबली कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लेते हुए कहा है कि जैसे दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया बदल गई, वैसे ही कोरोना के बाद भी दुनिया बदल जाएगी। वह कहते हैं कि पहले वैश्वीकरण को लेकर आर्थिक मोर्चे पर चर्चा होती थी, मगर मानवता को लेकर होगी। 22 एम्स खोले गए। बता दें, इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी कोरोना काल में हेल्थ सिस्टम पर चर्चा करते हुए कहते हैं कि पिछले 6 सालों में उनकी सरकार ने इस क्षेत्र में बड़े निर्णय लिए हैं। वह कहते हैं कि आज आयुष्मान भारत की वजह से देश में करोड़ों लोगों को राहत पहुंची है और उनका इलाज भी मुफ्त हो रहा है। पीएम ने इसके अलावा बताया कि आज देश में 22 एम्स खुल चुके हैं। हमने पिछले 5 सालों में 30,000 MBBS की सीटों को बढ़ाया है और पोस्ट ग्रेजुएशन की सीटों में भी 15,000 की बढ़ोतरी की है। वह कहते हैं कि मैं चाहता हूं हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज हो। फ्रंटलाइन योद्धाओं ने ना करे बदसलूकी। अपने भाषण में पीएम इसके अलावा कोरोना के समय फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले योद्धाओं के साथ आ रही बदसलूकी खबरों पर कहते हैं कि इनके साथ बुरा व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वह कहते हैं कि कोरोना इनविजिबल मगर कोरोना योद्धा विजिबल हैं। इस लड़ाई में हमारे मेडिकल वर्कर जरूर जीतेंगे। राजस्थान के पूर्व अध्यक्ष का पीए कोरोना पॉजिटिव। क्वारंटीन हुए बीजेपी के कई बड़े नेता आज देश N95 और PPE किट खुद बना रहा है। प्रधानमंत्री मोदी बताते हैं कि इसके अलावा देश आज सब मेड इन इंडिया बना रहा है। वह बताते हैं कि देश अब N95 मास्क और PPE किट खुद बना रहा है। वह बताते हैं कि देश ने आरोग्य सेतु ऐप बनाया है, जिससे अब तक 12 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अगले 24 घंटों में इन 11 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। जी हां दोस्तों, उत्तर भारत के कई राज्यों में रविवार को हुई झमाझम बारिश से लोगों को जला देने वाली गर्मी से राहत मिली। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि इस बारिश से लोगों को एक सप्ताह तक लू से राहत मिलने के आसार हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि दिल्ली में बारिश होने से न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों तक तापमान के 40 डिग्री से नीचे रहने का अनुमान है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के क्षेत्रीय पूर्वानुमान केंद्र के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने कहा कि 1 जून से 3 जून के बीच दिल्ली NCR में तापमान 2 से 4 डिग्री बढ़ने की संभावना है। श्रीवास्तव ने कहा कि जून के पहले सप्ताह में उत्तर पश्चिम भारत में एक और पश्चिम विक्षोभ की आशंका है। 8 जून से पहले इस क्षेत्र लू चलने की संभावना नहीं है। ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ और दक्षिण पश्चिमी हवाओं तथा अरब सागर में कम दबाव का क्षेत्र बनने से दिल्ली NCR में और नमी रह सकती है। इससे दिल्ली NCR में 3 से 5 जून के बीच गरज के साथ छींटे और हल्की बारिश का अनुमान है।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार सरकार का बड़ा फैसला, लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ाया गया। जी हां दोस्तों, बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए लॉकडाउन को 30 जून तक बढ़ा दिया है। कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए लागू लॉकडाउन के चौथे चरण का आज आखिरी दिन है। इसी बीच बिहार सरकार ने रविवार को ऐलान किया कि राज्य में 1 महीने के लिए कोरोना लॉकडाउन को बढ़ाया जा रहा है। इस संबंध में गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने अपने आदेश में कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए 30 मई 2020 को एक दिशा निर्देश जारी किया है। बिहार सरकार ने विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया है कि गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों को राज्य में यथावत लागू एवं अनुपालन किया जाएगा। अपर मुख्य सचिव गृह ने अपने आदेश में कहा है कि राज्य सरकार के सभी विभागों एवं क्षेत्रीय प्रशासन के सभी अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि गृह मंत्रालय के उपयुक्त आदेश एवं दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें। यहाँ गौर करने वाली बात है कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देश में 8 जून से लॉकडाउन को चरणबद्ध तरीके से खोलने की बात भी कही गई है। हालांकि बिहार सरकार के आदेश में ऐसी कोई बात नहीं है। लॉकडाउन के चौथे चरण की शुरुआत के साथ कई प्रकार की ढील दी गई थी। रेल, बस और टैक्सी सेवाएं भी शर्तों के साथ चालू हैं। वहीं नए दिशा निर्देश के मुताबिक 8 जून से धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट, मॉल्स और होटल भी खोलने की अनुमति दी गई है। शनिवार को जारी केंद्र सरकार गाइडलाइंस में कहा गया है कि जो भी गतिविधियां अब तक प्रतिबंधित थीं, उन्हें चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा। हालांकि बिहार सरकार ने ऐसी कोई बात नहीं कही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लॉकडाउन 5, उत्तर प्रदेश में अनलॉक 1 के लिए दिशा निर्देश जारी। जाने कौन से चरण में क्या खुलेगा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया है कि लॉकडाउन 5 में कौन कौन से छूट राज्य में मिलेंगी। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने कहा कि आज टीम 11 की बैठक में 1 जून से प्रदेश के लिए लॉकडाउन की गाइडलाइन जारी करने पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इससे संबंधित आदेश जारी किए हैं। प्रदेश में पहले चरण में क्या खुलेगा। उत्तर प्रदेश में 8 जून से धार्मिक स्थल और पूजा स्थलों को खोला जाएगा। होटल, रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल भी 8 जून से खुलेंगे, लेकिन इन सबको भारत सरकार की गाइडलाइंस और प्रदेश सरकार की गाइडलाइंस के तहत ही खोलने की अनुमति होगी। दूसरे चरण में प्रदेश में क्या खुलेगा। दूसरे चरण में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, शैक्षणिक संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान आदि ये जुलाई 2020 से खुलेंगे। इसके लिए भारत सरकार जब दिशा निर्देश जारी करेगी तब राज्य सरकार आदेश जारी करेगी। अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं, मेट्रो सेवाएं अगले आदेशों तक बंद रहेंगी। कब क्या खुलेगा। सभी सरकारी कार्यालयों के लिए अब आदेश यह है कि 100% अटेंडेंस होगी, लेकिन 3 पालियों में कार्यालय खुलेंगे। पहली पाली सुबह 9 से 5 बजे की होगी, दूसरी पाली 10 से 6 बजे की होगी, तीसरी पाली 11 से 7 बजे की होगी। सरकार की तरफ से निर्देश दिया गया है कि सब्जी मंडी जो थोक की मंडी है वो सुबह खुल जाएं। रिटेल का काम सुबह 6 से 9 बजे तक कर लें, लेकिन फल सब्जी मंडी सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक 12 घंटे के लिए खोली जाएंगी। रोडवेज बसों को प्रदेश के अंदर चलने की अनुमति। रोडवेज बसों को प्रदेश के अंदर चलने की अनुमति दी गई है, लेकिन बसों में हर यात्री के लिए फेस मास्क जरूरी होगा। यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग भी होगी। बसों को सैनिटाइज भी करना होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मनोज तिवारी, विज्ञापन देने के लिए है दिल्ली सरकार के पास पैसे, सैलरी के लिए नहीं। जी हां दोस्तों, दिल्ली सरकार द्वारा केंद्र से 5000 करोड़ रुपए की मदद मांगने पर दिल्ली भाजपा ने मनोज तिवारी ने सवाल उठाया है। उन्होंने ट्वीट कर दिल्ली सरकार से 22 मार्च से लेकर 29 मई तक टीवी, प्रिंट और इंटरनेट पर दिए गए विज्ञापन का हिसाब मांगा है। मनोज तिवारी ने केजरीवाल सरकार से यह भी पूछा है कि अब तक दिल्ली में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अस्पतालों पर कितना खर्च किया गया, उसका भी हिसाब दे। केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली की जनता के लिए किए गए कामों का ब्यौरा देते हुए मनोज तिवारी ने कहा कि केंद्र ने 690 करोड़ रुपए जनधन खातों में जमा किया, 836 करोड़ रुपए का फ्री सिलेंडर बंटवाया, 243 करोड़ रुपए दिव्यांगों, विधवाओं, महिलाओं और सीनियर सिटीजन के खातों में डाला, लेकिन दिल्ली सरकार 768 करोड़ रुपए का राशन नहीं बांट पाई। ऐसे में उन्होंने सवाल किया है कि क्या विज्ञापन बांटने के लिए केंद्र से पैसा मांगा जा रहा है। गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने रविवार को केंद्र से 5000 करोड़ रुपए की राशि मांगी है। दिल्ली के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि उनके पास स्टाफ को
सैलरी देने तक के पैसे नहीं हैं, इसलिए पैसा जल्द से जल्द दिया जाना चाहिए। सिसोदिया ने यह भी कहा कि उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री को चिट्ठी लिखकर दिल्ली के लिए 5,000 करोड़ रुपए की राशि मांग की है। सिसोदिया के मुताबिक कोरोना और लॉकडाउन की वजह से दिल्ली का टैक्स कलेक्शन करीब 85% नीचे चल रहा है, इसलिए मदद की जरूरत है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।